हेलो दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी स्वागत करता हूं। ये प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर का तीसरा वीडियो है। कंटिन्यूस वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि कोई कोई आ जाता है और कुछ काम पड़ जा रहा है मुझे। बट इस वीडियो में इसको ख़त्म कर दूंगा, जो भी मतलब यूज़फुल रहेगा, चाहे ये वीडियो कितनी भी देर का क्यों ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। डिफेंस में क्या न्यूज़ निकल कर है? आईसीजीएस अक्षर कमीशन इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड। सच ये है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा अलग से। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वही पॉइंट यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ चीज़ अगर मिस हो जाए तो प्लीज़ आप उसको कहीं और सप्लीमेंट कर लीजिए। और ये जो एफर्ट है ना, ये सारा सप्लीमेंटेशन एफर्ट है, रिप्लेसमेंट एफर्ट नहीं है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज कोंकण इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी यूके के साथ हम लोग अजय वरियर नाम की एक एक्सरसाइज और करते हैं। ठीक है, ये जो कोंकण एक्सरसाइज है ये वेस्टर्न कोस्ट में जो कंडक्ट की गई, और ये 2 फेज में कंडक्ट की गई, एक सी फेज और एक हार्बर फेज। ऐसा नहीं पूछते, बस ये पूछते कि किसके साथ जो है कंडक्ट की गई। तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के साथ जो है कंडक्ट की गई कोंकण एक्सरसाइज। अगले देखो, ड्रोन कवच। ड्रोन कवच से संबंधित अगर आप कोई भी एक्सरसाइज देखेंगे हाल के दिनों में जो हो रही हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, वो अरुणाचल प्रदेश साइड में हो रही हैं। ठीक है, इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश ही है। ये आर्मी ड्रिल है बेसिकली। कैसे ड्रोन उड़ाते हैं उसकी ट्रेनिंग जो है दे रहे हैं वहाँ पर। एक टोटल यूनिट बना दी है, ड्रोन यूनिट, है ना, कि किस तरीके से ड्रोन्स को उड़ाएं। क्योंकि पंजाब के साइड से बहुत ही ड्रोन का इस्तेमाल करके मादक पदार्थों को जो है इधर उधर ट्रांसफ़र किया जाता है, स्मगल किया जाता है। एक्सरसाइज जल प्रहार एक्सरसाइज जो है नेवी और आर्मी मिल करके जो है इसको किए हैं, एक्सरसाइज जल प्रहार। और इंक्लूडेड द बाई एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज। ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है। ठीक है, इस जगह मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, अक्सर जो कन्फ्यूज़न हो जाती है उसमें। ये जो लिखा हुआ है बाई एनुअल का मतलब हो गया साल में 2 बार, साल में 2 बार। ठीक है, एनुअल, बाई मतलब 2, एनुअल मतलब 1 साल, 1 साल के अंदर 2 बार। एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहा जाता है बाई एनियल। इसका मतलब होता है 2 साल में 1 बार। ठीक है, बाई एनियल, ट्राई एनियल, ये इस तरीके का रहता है। अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, तो आज ये कंफ्यूजन खत्म। बाई एनुअल मतलब सालाना होता है, बाई एनुअल मतलब 1 साल में 2 बार। एनियल शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है ENNIALLY, बाई एनियल, तो उसका मतलब होता है कि 2 साल में 1 बार। ठीक है, चलो बढ़िया। आके देखो, आस्ट्रा हिंद एक एक्सरसाइज हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ। पता है ये एक्सरसाइज क्यों लिखी गई इस तरीके से? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को खुद विजिट किया था, इसलिए सब जो है ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और भी दूसरा रीज़न ये है कि ये एक्सरसाइज हुई होंगी, पर इनकी जो इंपॉर्टेंस दैट स्टेम्स फ्रॉम हिज विजिट टू इंडिया। ओके, तो पर्थ में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, अगली देखो। और ये भी कई दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन पे पूछते हैं कि कौन से एक्सरसाइज में कौन सा शिप भेजा गया। तो जब भी कभी इधर जो शिप भेजे गए कोरिया, जापान, तो ये INS सह्याद्री नाम का जो शिप भेजा गया इधर पे। बस इतना ही ज़रूरी बात था उसमें। जुकाओ वैली जो है ये नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में जुकाओ वैली, अपन को इतना पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर अब देखो, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ बेसिकली, जो भी UPSC 021 मेंबर्स हों, कि इसमें सिर्फ जुकाओ वैली लिखी हुई है, तो आपका जो काम है ना, वो सिर्फ जुकाओ वैली को पढ़ना नहीं है। आपका ये काम है, जैसे मैंने आपको एक हिंट अगर दे दिया सरामती पीक, आपको ये बताना चाहिए कि सरामती पीक कहाँ पे है। उसके अलावा आपको ये बताना चाहिए कि गुरु शिखर कहाँ पे है, सद्भावना शिखर कहाँ पे है, डोडा बेटा कहाँ पे है, अनाईमुड़ी कहाँ पे है। और कुछ बाकी रह जा रहा है क्या? झींगा क्या बोलते हैं इसको, एक कुछ है, ईस्टर्न घाट का जो शिखर है, उसका नाम क्या है। आपको जितना पीक्स है अदर देन हिमालय पीक्स, उन सब की जो लिस्टिंग आपको अपने नोट्स में इसमें जाकर के लिखनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेन कॉपी लेकर के बैठो, बाकी आपकी जैसी इच्छा। यहाँ पर देखो, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि कुछ दिन महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हकीकत ये है कि ये निर्धारण आप नहीं कर सकते हो कि कौन सा दिन इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं लेवल 2, लेवल 4, उनमें पॉपुलर चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। जैसे कि नेवी डे कब मनाया गया, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया गया, 7 दिसंबर। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स हार्ड हो जाता है, जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला,
मैंने एक कंपैरिजन वाला इसमें वीडियो डाला हुआ है, आप देखिएगा। मैंने उसमें समझाने की कोशिश की है किस तरीके से जूनियर असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सेक्रेटरी के पेपर में डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, लेवल लेवल किस तरीके से बनाया जाता है कि कौन सा पेपर कितना हार्ड रहेगा। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी वाले पेपर में उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है। अब बताओ क्या आप कर पाओगे उसको? उम्मीद है नहीं कर पाओगे, क्योंकि थैलेसीमिया मुश्किल सी चीज़ है जो याद रख पाओ आप। तो इस तरीके से आप हार्ड बना देते हो। तो इसलिए मैं कहूँगा जब ये डे वाला जो सेक्शन आता है आप उसको प्रॉपर कवर करिए। ये डे वाली जो चीज़ें होती बार बार रीड करने से याद हो पाती हैं, ठीक है। मुझे को भी नहीं याद है ये। और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, ठीक है भाई, इतना तो अपन गेस करके कर लेंगे। दूसरा आर्म फोर्सेस डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस डे, तो ये तो मुझे नहीं याद है। अगला देखो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अब मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी रियलिटी ये है कि जो सारी प्रॉब्लम्स निकल रही ना वो एमिशंस की वजह से निकल रही हैं क्लाइमेट चेंज में। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो अपन को पता होना चाहिए कि 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। चलो ठीक है। गोवा लिबरेशन डे, मैं कई दफ़ा उनके वीडियो देख लेता हूँ ना, इंद्रेश सर के, वो बहुत ही एम्फोसिस करते हैं इस डे के ऊपर। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस ऐसे बोलते हैं वो। अगला देखो नेशनल मैथमेटिक्स डे, सबको पता है। अगला देखो ये जो किसान दिवस है, ये महत्वपूर्ण दिवस है, हम सभी को पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारी अभी इकोनॉमिक ग्रोथ इतने सालों में 4.4% को बीट नहीं की है, बहुत लंबे समय से बीट नहीं करी है। तो दैट इज़ अ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। देन किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को। आगे देखो एड्स डे, आप सभी को पता ही होगा कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। जो दास्ता है, मतलब गुलामी दिवस को, गुलामी उन्मूलन दिवस बेसिकली दिसंबर 2 को जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, ये वो डे है जिस पर मैं एक छोटी सी कमेंट करना चाहूँगा अपनी, कि यहाँ पर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम डिसेबिलिटी थोड़ी मना रहे हैं भाई। हम तो ये मनाना चाहते हैं कि किस तरीके से डिसेबल लोग जो हैं ना उनको हम सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में लेकर आ जाएं। तो इसलिए जो मोदी जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं दिव्यांगजन, सो पर्सनली मैं फेवर में हूँ उस पर्टिकुलर वर्ड के, है ना, कि हमको दिव्यांग बोलना चाहिए। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो डिफरेंटली एबल्ड, मैं डिफरेंटली एबल्ड बोलता हूँ, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, भगवान की दया से अगर कुछ उनको समस्या भगवान ने दे दी है, हालांकि मुश्किल होता है जीवन, लेकिन भगवान उनको कुछ ना कुछ अच्छा सा पावरफुल चीज़ जरूर दे देता है, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है उनके अंदर। ऐसा मुझे भरोसा है, तो मैं सम्मान करता हूँ उस चीज़ का। तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाया गया? इसको दिव्यांगजन या फिर डिफरेंटली एबल्ड डे बोलेंगे हम लोग, कि दिसंबर 3 को डिफरेंटली एबल्ड डे मनाया। अब दिसंबर 3 को डिफरेंटली एबल्ड डे मनाया गया, तो दिसंबर 9 को, तो मैंने इसको ऐसे रिलेट किया है फिलहाल के लिए कि जो सामाजिक डिसेबिलिटी है ना, वो स्कीम्स का इल इम्प्लीमेंटेशन, सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से सामाजिक डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जो करप्शन है वो समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे दिसंबर 9 को जो है मनाया गया, ठीक है। दिसंबर 9 को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया। देन ह्यूमन राइट्स डे, हम सभी को पता है इसी दिन जो है नोबेल प्राइजेस अनाउंस किए जाते हैं। देन इंटरनेशनल माउंटेन डे, नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेंट डे इंपॉर्टेंट डे है दिसंबर 18 को। तो अपन को कौन कौन से डे याद हो गए? 3 दिसंबर डिफरेंटली एबल्ड डे, 9 दिसंबर इंटरनेशनल करप्शन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ठीक है। 9 का डायरेक्ट डबल कर दो, 18 इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ठीक है। तो 18 ये हो गया। फिर ऊपर किसान दिवस 23 दिसंबर इंपॉर्टेंट डे है, एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। तो हम लोगों ने डे कवर कर लिया प्रॉपरली आई थिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं। अब देखो ये नोबेल प्राइज़ मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि किसी के पढ़ाने से नहीं याद हो पाएंगे, भले आपको कोई ट्रिक बता ही क्यों ना दे। कुछ वर्ड याद हो जाते हैं, उससे मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, लेकिन नोबेल प्राइज़ आप खुद से लर्न करिएगा, अलग से लिख करके रटिएगा इसको, क्योंकि ये इसमें इतना दम है कि पूछा जाएगा। बेसिक जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो नोबेल प्राइज़ के बारे में सबसे बेसिक जानकारी ये है कि अल्फ्रेड नोबेल जी की स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जी बहुत बड़े इनोवेटर थे, उनका एक फेमस इनोवेटर है वो डायनामाइट है, और 1901 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। लेकिन जब दिए जा रहे थे अवार्ड, तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये माना गया कि हम एक नया अवार्ड और ऐड कर रहे हैं। 1969 में एक नया अवार्ड ऐड किया गया, जिसका नाम रखा इन्होंने सॉवरेन स्वेरिग्स
क्या नाम है इसका, पढ़ लीजिएगा। स्वेरिग्स रिक्स बैंक, रिस्क नहीं है ये, रिक्स बैंक प्राइज़ है, ये इकोनॉमिक साइंसेज में दिया जाता है। 1969 से इसको देना शुरू किया गया। अब हम लोग आते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। फिजिक्स में किसको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया? फिजिक्स में जॉन क्लार्क, ये 3 लोगों को जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया। जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट एंड माइकल जॉन एम मार्टिनी। तो मार्टिनी, डेवरेट और क्लार्क, क्लार्क जो सुपरमैन की आप मूवी देखोगे ना, उसमें उसका नाम क्लार्क होता है। तो क्लार्क, डेवरेट, और सुपरमैन एक देव है अपने आप में, है बात सही नहीं? दूसरी दुनिया से आया देव कंसीडर किया जाता है एक तरीके से। तो क्लार्क, डेवरेट, मार्टिनी। मार्टिनी एक प्रकार की शायद से कोई वाइन होती है। चलो ठीक है, तो हम अपन ने तीनों याद कर लिए, किससे संबंधित है ये? फिजिक्स प्राइज से। लेकिन आपका जो पेपर आएगा आने वाले समय में, जो मेंस के पेपर होते हैं, वहाँ पर सिर्फ नाम नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा क्यों हम अवार्ड दिए हैं इनको। तो इनको अवार्ड इसलिए दिए हैं क्योंकि इन्होंने क्वांटम टनलिंग जो है उसके ऊपर खोज करी है। डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक लाइन का 1-2 कीवर्ड याद रख लीजिए, कम से कम कुछ तो लिख के आ जाएंगे। अगला, केमिस्ट्री में आप नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया? ठीक है, तो केमिस्ट्री में इन 3 लोगों को दिया गया है। उसमें से एक है सुसुमू कितागवा, दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन, तीसरे ओमर एम यागी। तो ओमर एम यागी जी को दिया गया है, कितागवा जी को दिया गया है, और रिचर्ड रॉबसन को दिया गया है। किस में दिया है? केमिस्ट्री में दिया है। क्या किया है इन्होंने बेसिकली मॉलिकुलर कंस्ट्रक्शन विद लार्ज स्पेसेस थ्रू विच गैसेज एंड अदर केमिकल्स कैन फ्लो। दीज कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मेटलॉइड करके एक कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें मेटल के साथ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से मिल करके कुछ नए कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया है ना, उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें करनी आसान हो जाएंगी, जैसे कि हार्मफुल गैसेस को स्टोर करना आसान हो जाएगा, और PFAS मटेरियल जो होता है, ब्रेकिंग डाउन ट्रेसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन द एनवायरनमेंट, ऐसे कुछ जो है इसके एप्लीकेशंस हैं। आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसको आपको जो है लर्न करना चाहिए। मेरे हिसाब से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। और इस टॉपिक को मैं प्रॉपरली बढ़िया से जो है समझा नहीं पा रहा हूँ। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको नोबेल दिया गया? मतलब मेरे लिए फ़िलहाल के लिए ज़रूरी ये है कि मैं इनका नाम ही याद कर लूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाए, ठीक है। तो फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में किसको नाम दिया गया? मैरी ई ब्रंको, देन फ्रेडरिक जे रैम्सडेल, देन शाइमन साकागुची। ये 3 लोगों को जो है मेडिसिन की फील्ड में अवार्ड दिया गया। ब्रंको, मैरी ई ब्रंको, देन रैम्सडेल, देन शिमोन साकागुची, मैरी ई ब्रंको, फ्रेडरिक जे रैम्सडेल। रैम्सडेल का नाम ऐसे याद रखो कि रेमडेसिविर नाम की एक ड्रग होती है, रेमडेसिविर नाम है उसका, तो रैम्सडेल वहाँ से हो जाएगा। देन शिमोन साकागुची, मैरी ई ब्रंको। ओके, आगे देखो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में जो प्राइज़ दिया गया है वो इनको जो है नाम दिया गया, चूँकि हंगेरियन ऑथर हैं तो इनका नाम थोड़ा अलग सा है। लाज़लो क्रास्जना हरकाई, लाज़लो हरकाई नाम याद रखो आप, लाज़लो हरकाई, इनको जो है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया। पीस प्राइज़ किसको दिया गया है? ये वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर थी जिनका नाम था मारिया कोरिना मचादो। ये एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि वेनेजुएला में अभी यूएस ने एक्शन ले लिया है। एक्शन किस अभियान के अंतर्गत लिया, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। देन स्वेरिंग्स रिक्स बैंक प्राइज़, ये जो इकोनॉमी वाला नोबेल है, कब से दिया जाना शुरू हो जा रहा है? 1969 से। किस को दिया गया? जोएल मोकायर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट, ठीक है। ठीक है, पीटर हॉविट जो है इनको दिया गया, फिलिप एगियन को दिया गया और जोएल मोकायर को जो है दिया गया। तो नाम जो है आपको लिख करके याद करने पड़ेंगे ये वाले, ठीक है। इकोनॉमिक साइंसेज में इनको जो है नोबेल दिया गया। किस लिए दिया गया? मतलब इन्होंने बेसिकली ये चीज़ निकाल के बताई कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर द सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजी आ जाती है ना तो ग्रोथ तो होती है, लेकिन उस ग्रोथ को सस्टेन कैसे करें, उसके जो प्री रिक्विजिट हैं उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी है। थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ, उसके ऊपर इनकी रिसर्च है। तो ये हो गया। अब आता है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हमको सबसे कठिन करंट अफेयर लगता है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं।
प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन, ये प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन है, एक इसको किसने लॉन्च किया है? ये आईसीसी और यूनिसेफ ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आप जब कभी भी कोई भी यूएन की बॉडी देखा करो तो जा करके गूगल किया करो खुद से कि यूनिसेफ क्या है, कहाँ हेडक्वार्टर है इसका, कितने मेंबर हैं, सारी जानकारियाँ बार बार देखो तब याद हो पाएंगी। और यूनिसेफ की बात की जा रही है तो आप ये भी पता रख लिए कि आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आईसीसी वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप बीइंग प्लेड इन इंडिया एंड श्रीलंका सपोर्टेड बाय यूनिसेफ एम्बेसडर दिस दैट। ओके, इंपॉर्टेंट बस इतना है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा बट यूनिसेफ ब्रांड एम्बेसडर वाला इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन नाम का कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है। देन WPL के ऊपर वीमेन प्रीमियर लीग, यही ना है, वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, अच्छा वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये। वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली होस्ट कर रहे हैं, ये इनका 13th एडिशन है। ठीक है, इस वीमेन वर्ल्ड कप में करीब करीब 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ज़रूरी है, बाकी और मैं दूसरी जगह से जब कवर करूँगा अपना वहाँ पे तब जो है करवा दूंगा। ये फिलहाल हम प्रतियोगिता दर्पण में देख ले रहे हैं कि क्या क्या है। इंडिया एंड्स 2025 वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप विद 22 मेडल्स इंक्लूडिंग 6 गोल्ड। ये जो पैरा कंपटीशन हुए ये दिल्ली में ही यहाँ पर एक सेटअप बनाया हुआ था, बहुत सालों पहले मैंने देखा था। तो जो पैरा गेम्स होते हैं वो दिल्ली में होते हैं यहाँ पर इस बार हम लोगों ने कितने मेडल जीते? 22 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड थे। ठीक है, तो ठीक है, देन 12th वर्ल्ड पैरा। ओके, अब ये देखो 11वां एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप नहीं आएगा, हटाओ इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद रिकमेंडेड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होस्ट किए जाएंगे? अहमदाबाद में। बैलन डियोर एक प्रकार का ये अवार्ड रहता है जो दिया जाता है फुटबॉल प्लेयर्स को। तो किस किस को दिया गया? ओस्माने देम्बेले जी को दिया गया, और एताना बोनमाती, ये जो बहुत फेमस प्लेयर है, मैं इसका जो एक तरीके का अनजाने में फ़ैन बन गया हूँ क्योंकि मैं इनका बहुत नाम सुना हूँ, हर बार जीतती रहते हैं ये, तो बस जानने लग गया हूँ कि एताना बोनमाती जो है बहुत जीतती है और उसको बैलन डी और अवार्ड भी दिया गया है। बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये भी गोल्डन बूट अवार्ड जो है लियोनेल मेसी ने जीता है। एग्ज़ाम में नहीं आएगा, परेशान नहीं होइएगा। इंडिया बीट बांग्लादेश 4-1 विन 7 सैफ अंडर 17 फुटबॉल टाइटल। ये सैफ वाला जो होता है ना, ये बहुत पूछते हैं ये लोग। तो अंडर 17 फुटबॉल विन 7 से अंडर 17 फुटबॉल टाइटल जो है इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, ये चीज़ें आप लर्न नहीं कर पाओगे अगर आप पेन कॉपी बैठ करके नहीं लिखोगे। ठीक है, मणिपुर विंस 30th सीनियर वीमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। सीनियर वीमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? मणिपुर ने वेस्ट बंगाल को हराया है। ठीक है, इस चैंपियनशिप का नाम राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी भी है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि सीनियर वीमेन फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता? मणिपुर ने बंगाल को हराया है। देन सुल्तान ऑफ जौहर कप, इंडिया विन सिल्वर आफ्टर नैरो लॉस टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जौहर कप जो है पूछेगा आपसे जौहर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आंसर उसका हॉकी है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है और इंडिया ने सिल्वर जीता है। ये क्या था? 49 किलोग्राम। देखो मीराबाई चानू जो है उनका कभी भी आप नाम सुनिएगा तो 49 किलोग्राम टिक करिएगा, 49 किलोग्राम के उसमें जो खेलती है वो। देन वर्ल्ड पैरा आर्चरी के चैंपियनशिप, ये जो आर्चरी वाला ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जैसे उस समय चेस इंपॉर्टेंट था, इस समय आर्चरी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे करंट अफेयर इसका यही लगा कि वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप जो है इंडिया विन्स 7 मेडल्स, हिस्टोरिक इंडिविजुअल गोल्ड फॉर शीतल देवी एंड तोमान कुमार। ये तोमन कुमार और शीतल देवी इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ये क्या है? वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप है। ये कहाँ पर आयोजित की गई? उसका आंसर है चाइना के, ये ग्वांगझू चाइना में, साउथ कोरिया में, ग्वांगझू साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में ये वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हुई जिसमें इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते, जिसमें 2 इंडिविजुअल गोल्ड थे। ठीक है, बढ़िया। हर डिस्क्रिप्शन इज़ ऑफुली इंस्पायरिंग, ये मैंने लिखा था अपने लिए कि दोनों हाथ नहीं और आर्चरी में वो गोल्ड जीतती है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, मतलब काबिले तारीफ। ज्योति सुरेखा बिकम्स फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल। आर्चरी वर्ल्ड कप, अब देखो ये आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल है
और ये चैंपियनशिप है, दोनों में अंतर समझ लो। ये चैंपियनशिप और वो आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल है। तो ज्योति सुरेखा ने आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में बिकॉज फॉर विन आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल तो विन मेडल जीता है। और ये आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ पे हुआ? नानजिंग चाइना में हुआ। चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? ग्वांगझू साउथ कोरिया में हुई। ठीक है, देन मैंने इसको इसलिए हाईलाइट किया था कि कोई आपसे पूछ दे कि जोरावर सिंह संधू जो हैं वो किस गेम से जुड़े हुए हैं, तो आंसर उसका शॉटगन है। ठीक है, बस इसलिए हाईलाइट किया था मैंने इसको। अगला देखो, देन 11th एडिशन ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप एंड द फर्स्ट एवर होस्टेड इन इंडिया फीचर्ड 208 शूटर्स। तो इसमें चूंकि फर्स्ट एवर वर्ल्ड होस्टेड इन इंडिया है, इसलिए मैंने इसको पकड़ा कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इसको इंडिया ने पहली बार होस्ट किया है बस। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चैंपियनशिप वाला है, उसको याद रखिएगा। 7 मेडल, 2 इंडिविजुअल गोल्ड, शीतल देवी, ग्वांगझू साउथ कोरिया। रीजनल न्यूज़ में आप अपने अपने स्टेट्स की देख लिया करो, ठीक है। बाकी जो नेशनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ। माझे घर योजना ये किसने लॉन्च करी? अमित शाह जी ने इसका बेसिकली लॉन्च करी। ये गोवा में इम्प्लीमेंट हो रही माझे घर योजना। ये सब वीमेंस को जो है पैसा देने वाली स्कीम्स हैं। ओके, देन दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। क्यों? क्योंकि जो लाडो शब्द इस्तेमाल करते हैं MP वाले, ये भजन लाल कहाँ के हैं? लाडो शब्द कोई MP वाले शायद से इस्तेमाल करते हैं। तो ये हरियाणा में जब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आई तो इसमें 2100 रुपये जो है देंगे ये मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पैसा फ्री में बांट रहे हैं महिलाओं को, ऐसा बोलते होंगे, बट हकीकत ये है यार कि मैं इस चीज़ का पक्षकार हूँ। मुझे मालूम है इससे कि स्टेट का बजट जो है बढ़ेगा, बट महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं। अब चूँकि हम भी रह रहे हैं यहाँ पर ना, तो हम देख रहे हैं कि बर्तन मांजना, कपड़े धुलना, इट्स हेल लॉट ऑफ वर्क यार। इट रिक्वायर्स मैसिव अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। तो मुझे लगता है अब चूँकि कई दफ़ा क्या होता है, हस्बैंड लोग कमाते हैं और अपने मिसेज़ को उतना पैसे मतलब देना चाहिए लेकिन नहीं दे पाते हैं, या कई दफ़ा विचारों की वजह से नहीं दे पाते हैं, कई दफ़ा पैसा होते नहीं है इसलिए नहीं दे पाते हैं। इसलिए अगर सरकार दे रही है महिलाओं को पैसे, तो मैं इसका जो है पक्षकार हूँ कि वो वाकई में मेहनत करते हैं काफ़ी। और मैं चाहता हूँ कि वो ये पैसा जो मिलता है वो अपने खर्चे में इस्तेमाल करें वो लोग। ठीक है, कोई नहीं। एयर इंडिया एयरबस नहीं आएगा। अच्छा, बेसिकली वो ये पूछा है कि ट्रेनिंग हब जो है गुरुग्राम में सेटअप किया है एयर इंडिया ने। ठीक है, अरावली जंगल प्रोजेक्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, पीपल फॉर, ये नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो नहीं आएगा। इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट क्यों लगा मुझे कि ये 12 देखो, ये PM धन धान्य जो योजना है वो सबसे इम्पोर्टेंट योजना है वर्तमान में। क्यों? क्योंकि ये सारे एग्जाम लेटेस्ट योजना है और कृषि से जुड़ी हुई योजना है, तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाएगी ये योजना। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को जो चुना गया है PM धन धान्य योजना के अंतर्गत, जिसमें 29 राज्यों से चुने गए हैं और उसमें उत्तर प्रदेश को 12 डिस्ट्रिक्ट मिले सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को जो है मिला है, मैंने इसको जो है रीड किया था, तो मैंने इसको ऐसे समझ लिया है कि 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ के हैं, है ना, झांसी, ललितपुर और जो भी उधर पे कौन कौन से हैं, हमीरपुर, बांदा, झांसी, जालौन, और इधर चित्रकूट हो जाएगा, इधर प्रतापगढ़ हो जाएगा, और ऊपर वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उस जगह पे, श्रावस्ती है, श्रावस्ती हो गया। तो मतलब बेसिकली मैंने एक सेंस बना लिया है कि 12 डिस्ट्रिक्ट यूपी के कौन कौन से। ये नेशनल लेवल पे नहीं पूछेगा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो सोनभद्र यहाँ पे हो जाएगा, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी, प्रयागराज। इसमें इंपॉर्टेंट ये प्रयागराज और चित्रकूट को जो है याद रखना है कि ऐड करना है। ठीक है, और इसमें क्या है कि 3 फैक्टर्स कंसीडर किए जा रहे हैं ये भी जो डिस्ट्रिक्ट जो चुने गए। पहला कि प्रोडक्टिविटी उस डिस्ट्रिक्ट की कम होनी चाहिए। दूसरा, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम क्रॉप इंटेंसिटी ही तो बढ़ाएंगे वहाँ पर। और उसके बाद बिलो एवरेज एक्सेस टू क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, देन धन धान्य योजना के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसा नहीं आएगा मेंस में, परेशान नहीं, मतलब मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। तो जब मेंस में आएगा तो आप यहीं से जो है देख लीजिएगा, यहाँ से फोटो खींच लो। अगला देखो, उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्स फर्रुखाबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वेज तो बहुत बन रहे हैं, इसके जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर जनरेट होंगे, बहुत अच्छे बेनिफिट जनरेट होंगे। ये अभी अपने एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये वाली योजना थोड़ी सी यूज़फुल है, उत्तर प्रदेश वाले लोगों के लिए यूज़फुल है कि उत्तर प्रदेश जो है 800 मेगावाट इंस्टॉल्ड रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, हमने 1000 मेगावाट का टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश में और 800 मेगावाट हमने अचीव कर लिया है। देन एक संस्था है यूपी नेडा,
यूपी नेडा, कई दफ़ा वो वनडे एग्जाम्स में ऐसे पूछ देते हैं कि ये संस्था कब बनाई गई, तो उसका आंसर है 1983 में यूपी नेडा का जो है निर्माण किया गया था। ठीक। और उत्तर प्रदेश जो है फ्रंट रनर कैटेगरी में है रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, बढ़िया। 50% यूपी इंडस्ट्रीज फ्लाउट नॉर्म्स, ये तो मेंस के लिए है। ये अब मैं यहाँ पे देखो उन लोगों को पूरा करवा दूंगा। ये 5 महाराष्ट्र बीचेस रिसीव्ड प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में आपको करवा रहा हूँ अभी। ये देखो मैंने ब्लू फ्लैग के बारे में आपको जो भी ज़रूरी जानकारी मैं सारी यहीं पे बता दे रहा हूँ। उम्मीद है आपका काम बन जाएगा इससे। ठीक है, सबसे पहली बात जान लो कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है क्या। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इसलिए दिया जाता है ताकि हम स्टेट्स को, हम काउंटीज़ को इनकरेज कर सकें कि आप अपने ओशंस को या फिर वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखें। ठीक है, ये इंकरेजमेंट के लिए पहली बात। दूसरी बात कौन देता है, ये डेनमार्क की एक संस्था है जिसका नाम है FEE। उसका फुल फॉर्म हो गया फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो ये फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन वाले जो है ये सर्टिफिकेशन देते हैं। इसमें ये लोग 33 क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल इको लेवल फॉर बीचेस मीटिंग 33 क्राइटेरियाज। तो 33 क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी बात समझेंगे। सर्टिफिकेशन, अब मेरे मन में ये डाउट आया कि क्या एक बार हम अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे देते हैं तो क्या वो फिक्स हो जाता है क्या? आंसर उसका नहीं। आपका अगर बीच डिग्रेड की हो जाएगा, कुछ ऐसा हुआ आपने मैनेजमेंट में एरर कर दी, तो उसका जो सर्टिफिकेशन छीन लिया जाएगा। तो ये एक एनुअल सर्टिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो वो हमेशा के लिए हो गया। भाई ये भी बात क्लियर हो गई, कौन देता है ये क्लियर हो गया। अब देखो कौन कौन से बीचेस जो हैं इंडिया के इसमें इंक्लूड किए गए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच में। मैंने इसमें सारे लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एक बार नाम पढ़ लो। इसमें क्वेश्चन में आ सकता है कि गोल्डन बीच कहाँ पे, आंसर उसका उड़ीसा। ऋषिकोंडा बीच कहाँ फेमस है, आंसर कर लोगे आप आंध्र प्रदेश। शिवराजपुर बीच कहाँ पे, ठीक है ये फेमस नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार। शिवराजपुर बीच जो है गुजरात में है। देन कासरकोड बीच कहाँ पे, कर्नाटका में। देन पदुबिद्री बीच कहाँ पे, कर्नाटका में है वो भी। देन कप्पड़ बीच कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बीच है, आप पूछा जा सकता है, केरला में है ये। चाल बीच कहाँ पे, केरला में। कोवलाम कहाँ पे, तमिलनाडु में। देन ईडन बीच कहाँ पे, पुदुचेरी में है। ठीक है। देन राधानगर बीच बहुत फेमस बीच है, अंडमान और निकोबार में है ये। मिनिकॉय थुंडी बीच कहाँ पे, लक्षद्वीप में। कदमत बीच कहाँ पे, ये भी लक्षद्वीप में। देन श्रीवर्धन बीच कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है। नगांव बीच कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के 5 बीच सेलेक्ट किए गए थे, 2 2 4 5। ठीक है। देन हाँ, श्रीवर्धन बीच, नगांव बीच, परनाका बीच, गुहागर बीच। देन लदघार बीच। ठीक है, ये सारे महाराष्ट्र में। देन पति सोनेपुर सी बीच। पति सोनेपुर सी बीच कहाँ पे, ये उड़ीसा में। ये सारे बीच आप लोग को एक बार फोटो खींच लीजिएगा या तो डाउनलोड कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, ये सारे बीच मैंने कवर कर दिए। याद कौन कौन से, मतलब देखो अगर ये 13-14 हैं शायद से 20 होंगे, 2 2 4 जितने भी हो। इसमें से आपकी उम्मीद मैं करता हूँ कि 10 याद कर लो, क्योंकि सारे तो नहीं याद हो पाएंगे। कोवलाम वाला याद हो गया, तमिलनाडु में। चाल बीच केरला में, और केरला में दूसरा कौन सा, पदुबिद्री बीच याद कर लो। पदुबिद्री बीच कर्नाटका में, क्योंकि एक डिफिकल्ट वाला है, पता रहे तो ठीक रहता है। शिवराजपुर बीच जो है तुम्हारा गुजरात में। देन लदघार बीच, अब देखो महाराष्ट्र में 5 हैं तो 5 में से 2 याद कर लो। श्रीवर्धन बीच महाराष्ट्र में है, और परनाका बीच भी महाराष्ट्र में। गुहागर बीच जो है महाराष्ट्र में। पति सोनेपुर बीच उड़ीसा में। अब मैं इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये तो विदेश का सिस्टम है, हमारे देश का सिस्टम क्या है। हमारे देश का सिस्टम ये है, देखो बीम्स नाम का हम लोगों ने एक इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया, उसका नाम है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। बीम्स में क्या है, अ नेशनल प्रोग्राम ऑफ इंडिया टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीचेस। लॉन्च किया गया 2018 में। 2018 में क्या क्या लॉन्च किया गया, ADP लॉन्च किया गया था, और पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च किया गया था, पहले वीडियो में डिस्कस किया था। और ये बीम्स का जो नोडल मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है। ठीक है, बीम्स इंडियन बीचेस दिस इज दैट, ब्लू फ्लैग बीम्स मैच द फॉलोइंग। बस ठीक है, इतना काफ़ी है। अपन को क्या पता चला, बस मोटी बात ये है कि बीम्स नाम का जो प्रोजेक्ट है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इंडिया इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, वापस चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वैसे तो कवर करने लायक मैं करता नहीं हूँ, पर मैं आपको बस एक जानकारी दे रहा हूँ कि NTA UGC के फॉर्म्स ओपन हुए हैं। नेट के एग्ज़ाम्स जो हैं फॉर्म उसका चल रहा है, तो आप लोग भर देना उसको। ये सब डिग्री जितनी ज़्यादा हो सके कलेक्ट करके रखो, बहुत काम आती है। ठीक है, ऐसा मत सोचा करो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ और काम नहीं करेंगे।
और सेबी का अगर भरना चाहो तो भर दो, मैं तो चाहूँगा कि भर दो, कम से कम एक्सपीरियंस ही हो जाएगा, कुछ पैसे तो खर्च हो जाएंगे बट पता ही चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछता है, लेवल क्या है एग्ज़ाम्स का। ऐसे एग्ज़ाम भर दिया करो, अच्छे एग्ज़ाम है ये। अब देखो ये मेमोरेबल पॉइंट का सेक्शन है, हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इंडिया की रैंक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, पहला सवाल। आंसर इसका 128 रैंक है हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, और ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। अगला देखो, देन वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम है आदि संस्कृति, उसका ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम है आदि संस्कृति। एक हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं, उसका नाम है आदि वाणी। उसमें जितने ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको जो है हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। आदिवानी वो हो गया, देन आदि संस्कृति क्या हो गया, डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो गई। फ्रॉम इंडिया वाज बीन नॉमिनेटेड। अब देखो ये बेस्ट परफॉर्मेंस नॉमिनेशन जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए हैं, तो आपका काम सिर्फ इतना नहीं कि ये सिर्फ यहीं पढ़ लो कि एमी अवार्ड जो नॉमिनेशन दिलजीत दोसांझ को मिला है, अमर सिंह चमकीला के लिए मिला हुआ है, ठीक है। आपको जाकर देखना चाहिए कि एमी अवार्ड में कौन कौन से विनर है, कम से कम एक बार देख ही लो, नाम पता चल जाए। व्हाट वाज इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2023। इंडिया का जो IFR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी IFR रेट 2025 में एक रिपोर्ट आई चिल्ड्रन इन इंडिया 2025, उसके अंदर इन्होंने बताया कि 2023 में इंडिया का IFR जो था वो 25 था। उसका मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया, आप देख लो। 2011 में 44 था और 2025 में 25 हो गया। बेसिकली 2023 का है, रिपोर्ट 2025 में आई है। देन रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्च, ये एक चर्चा में आया था, किस जो मिसाइल को लॉन्च किया गया था, अग्नि प्राइम को लॉन्च किया था। तो हमें इतना काफ़ी नहीं है कि अग्नि प्राइम को वहाँ से लॉन्च किया गया, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि अग्नि प्राइम है क्या भाई। तो अग्नि प्राइम ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, ये 2 स्टेज मिसाइल है, ठीक है। ये सॉलिड फ्यूल पे वर्क करती है और ये सरफेस टू सरफेस मार करती है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि इसकी रेंज कितनी, 2000 किलोमीटर। नेम इट इन योर दिस। देन शीतल देवी को आर्चरी चैंपियनशिप जो है ये तो हम लोगों ने कर लिया है, शीतल देवी हो गई और तोमार थे। देन अगला देखो, एस्ट्रोसैट एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जो 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। नेम द इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू गो चाइल्ड मैरिज फ्री। चाइल्ड मैरिज फ्री जो इस डिस्ट्रिक्ट है, बलोड नाम का डिस्ट्रिक्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। PM नरेंद्र मोदी जी ने चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन को लॉन्च किया था 2024 में 27 अगस्त को, ठीक है। देन अब देखो, ये बात की गई दुगोंग के लिए। दुगोंग का जो है आपने कभी भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। दुगोंग एक सी एनिमल होता है जो कि काफ़ी उसका कंजर्वेशन को लेकर के काफ़ी एफर्ट किए जाते हैं। ये पाक बे में जो है इंडिया में पाया जाता है। और उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि IUCN जो है, IUCN की स्थापना 1948 में की गई। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, और इसकी जो एक रिपोर्ट है उसका नाम है नेचर 2030 प्रोग्राम। नेचर 2030 प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये लोग। और दुगोंग का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4th वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, इसकी थीम क्या रही। 4th वर्ल्ड फूड इंडिया की थीम थी प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप नीचे बता सकते हैं। PMM सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI को अपग्रेड करने, हमारे यहाँ बहुत सारी ITI हैं, लेकिन ये लोग 1000 ITIs को अपग्रेड कर रहे हैं। बेसिकली मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। तो किस प्रोग्राम के अंतर्गत कर रहे हैं ये, उसका प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI सेतु, PM सेतु करके बनाया हुआ है। एक UPSC सेतु इम्प्लीमेंट करती है, वो अलग चीज़ है। देन देखो 21st एडिशन ऑफ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है, ये 21वीं एक्सरसाइज है जो कि अलास्का में कंडक्ट की गई, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अलास्का में कंडक्ट हो रही है। देन टाइम किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है तेजस्वी मनोज को, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है पैसिफिक रीच, उसको सिंगापुर ने आयोजन किया है उसका, ठीक है। देन इकोनॉमिक फ्रीडम में सिंगापुर ने टॉप किया है, और हमारा कितना रैंक है, 128 है। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल कौन हैं, खालिद एल एनानी, ठीक है। खालिद एल एनानी यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल हैं। आपको पता है तो आप बता दीजिए कि इसमें कुल कितने मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे।
अब देखो 80 सेशन जो है यूनाइटेड नेशंस के 80 साल हो गए, तो 80 जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि इसका थीम क्या रहा। इसका थीम था बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, बेटर टुगेदर जो इसकी थीम है। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता था, इसके अध्यक्ष कौन है, आगे कहीं मिलेगा, अभी मैंने पढ़ा था, ठीक है। एटिसेशन यूनाइटेड नेशन दिस इज दैट ह्यूमन राइट्स एलिना बेरबॉक इज द प्रेसिडेंट। हाँ, इनका नाम है एनालिना बेरबॉक, BAERBOC के, शायद दिखाई पड़ रहा हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एनालिना बेरबॉक ऑफ जर्मनी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उंगा 80th सेशन। 80वें सेशन के जो प्रेसिडेंट रहे एनालिना बेरबॉक रहे, ठीक है। अगला देखो एक अवार्ड, उसका नाम है यूनेप। यूनिप का एक अवार्ड है, इसका नाम है यंग चैंपियंस। यंग चैंपियंस का अवार्ड जो है किसको दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। उसमें एक इंडियन है जिनका नाम है जिनाली मोदी, ठीक है। देन वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है, ऐसे ही करना है, डे पढ़ लेना है, उसकी थीम पढ़नी है और कौन सा दिन मनाया जाता है, इतना आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वर्ल्ड फूड डे जो है 2025 16 अक्टूबर को मनाया गया और इसकी थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जो चीज़ें UN मना रहा है तो उसमें बेटर शब्द इस्तेमाल कर रहा है। जो चीज़ें हम बनाते हैं इंडिया में, उसमें हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूसिविटी शब्द जरूर इस्तेमाल करते हैं बहुत दफ़ा, ठीक है। आप देखना इसको। तो हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, ये वर्ल्ड फूड डे की थीम है। देन बेटर टुगेदर वाली कौन सी, कहाँ गया, प्रोसेसिंग एंड प्रोस्पेरिटी, वर्ल्ड फूड डे की थीम है, कोई नहीं। बेटर टुगेदर उसकी थीम है UNAT की, ठीक है। देन ये भी इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि टाटा की एक कंपनी है टासल, TASL, उसने ना कहाँ पे, मोरक्को में अपनी एक जो है डिफेंस डेवलपमेंट फैसिलिटी जो है खोला है। उसका कौन सी जगह पे खोला है, बेरेशिट। मैं इसको बेरेशिट करके पढ़ रहा हूँ, बेरेशिट मोरक्को में इन्होंने जो है टासल ने अपनी एक फैसिलिटी खोली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चलो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं, बहुत पूरा दिन हो गया आज इसी में। इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम अनवील्ड, ठीक है। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पे अनवील किया गया, उसका आंसर है हैदराबाद, ओके। देन नीति आयोग की ये रोड मैप, नीति आयोग ने एक बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करती रहती है, आपका काम है आप देख लिया करो, रिपोर्ट का नाम कम से कम पढ़ लो। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो है नीति आयोग ने रिपोर्ट लेकर आई है। देन नीति आयोग प्रपोजेस मिशन डिजिटल श्रम सेतु। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट के अंतर्गत एक समाधान जो बताया है ना, ताकि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो, या वर्कर्स जो है हमारे यहाँ 400 मिलियन वर्कर्स काम करते हैं, ये AI तो उनकी बैंड बजा देगा। तो नीति आयोग प्रपोज करता है मिशन डिजिटल श्रम सेतु, ठीक है। ये इनका सजेशन है, मेंस में काम आता है ऐसा चीज़। नीलिट की एक जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई न्यू दिल्ली में, प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नीलिट एक संस्था है बहुत फेमस, CCC कभी आप करोगे, O लेवल CCC ये सब नीलिट के माध्यम से किए जाते हैं। वेव मित्रा क्या है, वेव मित्रा एक सेमी ह्यूमनॉइड बॉट है, ठीक है, हाफ ह्यूमनॉइड बॉट है, जिसको जो है डेवलप किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसको डेवलप किया है, और हम इसको जो है अनक्रूड मिशन रहेगा हमारा गगनयान 2025 वाला, उसमें भेजेंगे, ठीक है। बस इतना ही पता होना चाहिए इसमें। वेव मित्रा क्या है, एक हाफ ह्यूमनॉइड बॉट है, किसने डेवलप किया है, VSSC ने डेवलप किया है। आगे बढ़ो। मिशन दृष्टि क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट। EO क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट है ये। कौन सा सैटेलाइट है, मिशन दृष्टि के अंतर्गत इस पे। अब देखो ये इसको उस कैटेगरी में देखोगे आप, हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम अपनी स्पेस इकोनॉमी को 44 बिलियन लेकर जाएंगे 2033 तक। वर्तमान में 8 बिलियन स्पेस इकोनॉमी है हमारे यहाँ, 100 स्पेस स्टार्टअप वर्क कर रहे हैं। तो आप कभी मेंस में आंसर लिखोगे तो इसमें इस जगह इसका नाम लिख सकते हो, गैलेक्सी आई का, कि ये क्या बना रहा है, इसने इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम दृष्टि रखा, मिशन दृष्टि के अंतर्गत जो सैटेलाइट बनाया है मिशन दृष्टि के अंतर्गत, ये लार्जेस्ट प्राइवेटली मेड सैटेलाइट है, ठीक है। और ये फर्स्ट मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर काम आ जाएंगी। डाईएथिलीन ग्लाइकॉल, ये शब्द आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिरप में पी करके बच्चे बीमार हो जा रहे हैं ना, तो ये उसका मेन कारण है। जैसे डिक्लोफिनेक किसका कारण है, वल्चर्स के डेथ होने का। देन डिजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी,
बेसिकली इसकी यूटिलिटी ये है कि जो राजस्थान है ना, वहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे थे कि कुछ क्रॉप्स को हम कैसे उगाएं यहाँ पर जो उगती नहीं है। तो उसमें से गेहूँ को उगाने में सफलता प्राप्त की गई है। तो टेक्नोलॉजी कौन सी है? उसका टेक्नोलॉजी का नाम है डिजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सैंड को सॉइल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अगला क्या आता है? एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स। एक नया शब्द इन्होंने जो है दिया है, ENT, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट, अ न्यू कैटेगरी ऑफ इवेंट विच इज़ मोर पावरफुल देन गामा रे बस्ट। ठीक है, GRB बहुत फेमस है, बहुत ब्राइट लाइट निकलती है उसमें GRB में। ठीक है, इन एस्ट्रोनॉमी ट्रांजिएंट्स रिफर्स टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हुज ब्राइटनेस चेंजेस सिग्निफिकेंटली ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। मैंने मार्वल की मूवी नहीं देखी जिसमें ट्रांजिएंट शब्द इस्तेमाल किया गया, लेकिन कहीं तो इस्तेमाल किया गया। तो उसकी बेसिक आइडिया उसका क्या होना चाहिए? उसका बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि समथिंग गेट्स विजिबल इंस्टेंटली एंड इट गेट्स डिसअपियर्ड, मतलब तुरंत विजिबल हुआ, तुरंत डिसअपियर हो गया, तो उनको हम ट्रांजिएंट कहना चाहिए। ठीक है, पर पता नहीं वहाँ पर क्या रेफरेंस यूज़ किया होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ENT, हमको समझ में आ गया ENT क्या होता है। ENT क्या होता है? ENT जो होता है बेसिकली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ब्राइटनेस चेंजेस सिग्निफिकेंटली और रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, मतलब बहुत जल्दी से जो है उनकी ब्राइटनेस में चेंजेस जो ऑब्जर्व किए जाते हैं। मेरे मन में आया कि पल्सेस होती है ना, गामा रे बस्ट, मतलब चलो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते, ENT भी पढ़ ENT पे ही सीमित रहते हैं। इवेंट हॉरिजन क्या होता है? ब्लैक होल का जो आउटर एज होता है ना, उसको इवेंट हॉरिजन कहा जाता है। बस ये शब्द याद रखो। ठीक है, देन राजस्थान, नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है उसका उद्घाटन अलवार डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में किया गया। ठीक है, देन इकोनॉमिक सिनेरियो, ऐसा लग रहा मैगजीन ख़त्म ही नहीं हो रही। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मिशन फॉर आत्मनिर्भरता पल्स। हाँ, ये वो मिशन है जो मैं आपको बता रहा था कि इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये 2030-31 तक चलेगा। ठीक है, 2025-26 से शुरू किया गया था ये, और इसके अंतर्गत ये 3 जो है दालें हैं, ये पूर्ण रूप से 100% प्रोक्योर की जाएंगी। अब इन्होंने सिर्फ इतना बताया, लेकिन मैं पेपर बनाऊँ या फिर पेपर वाला जो है जानना चाहेगा आपसे कि 3 दालें किस कैटेगरी की दाल है। क्या ये खरीफ दाल है कि राबी दाल है? तो मैंने साइड में लिखा हुआ है खरीफ दाल है ना। और एक बात और है, अगर मेरे मुंह से कभी कुछ गलत निकल जाए तो प्लीज़ आप लोग बता दिया करो। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरा नॉलेज बेस जो है इस तरीके का है कि अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करता है, बहुत एग्जैक्ट नहीं याद रह पाता है मुझे। देन फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड, इसमें साथी का फुल फॉर्म मुझे लगा कि हम लोगों को पता होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसबिलिटी एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री। हम लोगों में कृषि में जो है ना, ऑथेंटिक सीड प्रोवाइड करना किसान को बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो साथी को जो है इन्होंने डेवलप किया ताकि हम ट्रेस कर सकें और ऑथेंटिक सीड प्रोवाइड कर सकें। तो सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसबिलिटी एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री, साथी पोर्टल। देन ये इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, अब देखते हैं इसमें क्या क्या अपन याद कर सकते हैं। इसमें ये याद रखो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड हैव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, टॉप 10 स्टेट्स में जो छत्तीसगढ़ और झारखंड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं इस समय। देन देन अब देखो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और आंध्रा हैव लेस देन 2% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है भाई, 2% से भी कम लोग वहाँ पर गरीब लोग हैं, हिमाचल प्रदेश, आंध्रा और पंजाब में। और सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड में। अब देखो, इन्होंने रंगराजन कमेटी को मॉडिफाई करके ये रिपोर्ट जनरेट करी, ये RBI रिपोर्ट पब्लिश किया है। अब चूंकि रंगराजन कमेटी का नाम ले लिया गया है, तो चूंकि मैं आपको करवा रहा हूँ तो मैं आपको कुछ और चीज़ें करवाऊँगा। मतलब मैं चाहूँगा आप लोग सीखो और इसी तरीके से पढ़ाई करो। रंगराजन कमेटी का नाम लिया तो आपका जो टास्क है वो ये है, पावर्टी से रिलेटेड जो भी कमेटी जानते हो सारा जो है उसको रिवाइज करो। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ करवा दे रहा हूँ। पावर्टी से रिलेटेड जो कमेटीज़, उनका क्रोनोलॉजी है ये, कि वाई के अलग कमेटी जो बनाई गई थी 1979 में बनाई गई थी। लखड़वाला जो कमेटी है 1993 की कमेटी है। तेंदुलकर कमेटी 2005 की है, और हाशिम कमेटी 2012 की है, और रंगराजन कमेटी 2014 की है। इतने से काम चल नहीं पाएगा, लेकिन मिनिमम इतना अपन को याद होना चाहिए ताकि क्रोनोलॉजी सेट कर पाए। इन्होंने कौन सी क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, क्या बेसिस था पावर्टी का, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके डिटेल में नोट्स आप लोग इकट्ठे करो, बनाओ। केरला टू बिकम
इंडियाज फर्स्ट एक्सट्रीम पावर्टी फ्री स्टेट, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो एक्सट्रीम पावर्टी को हटा दिया है। आंसर केरला। एक स्वामी फंड था, काफ़ी चर्चा में आया था बहुत समय पहले, तो उसके बारे में क्या है कि ये एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी का फंड है, एआईएफ कैटेगरी का फंड है। और इसको लाया गया था ताकि जो जो स्टार्ड प्रोजेक्ट होते हैं ना हाउसिंग के, उनको पूरे किए जा सके। गोल्ड के प्राइस आप लोग सोच रहे होगे ना क्यों बढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया गोल्ड इकट्ठा कर रही है, इस वजह से गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। इवन आरबीआई भी इकट्ठा ही कर रहा। आरबीआई ने 2025-26 यानी जो वर्तमान में नहीं वर्तमान में 2026-27 चल रहा है, ठीक है, ये पिछला है 6.8% फ्रॉम अर्लियर 6.5%, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब जैसे आरबीआई का पेपर दोगे तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वाला। और कुछ बचा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार जब हम लोगों ने दिया था ना तो हमारे सिलेबस का हिस्सा था ये वाला। इंडिया ईएफटीए टेपा कम्स इनटू फोर्स विद यूएसडी 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट। आपसे पूछेगा कि टेपा क्या है, टेपा में कौन कौन सी कंट्रीज हैं और उसके कुछ और पॉइंट पूछ सकता है, तो मिनिमम मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। टेपा क्या है बेसिकली, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ईएफटीए फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया ने यूके के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया उसका नाम था सीटा, और इसका नाम क्या है, टेपा। तो टेपा क्या होता है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है टेपा। ये हाँ, ये बेसिकली ईएफटीए, इसको ईएफटीए कंट्रीज कहा जाता है जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट का नाम है टेपा, जिन कंट्रीज के साथ साइन किया उनका नाम है ईएफटीए। ईएफटीए के अंतर्गत 4 कंट्रीज थी, ठीक है, कौन कौन सी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। ये 4 कंट्रीज हैं, इनको जो है लिख लेना कहीं पे, मुझे भरोसा है कि क्वेश्चन आएगा। ये 4 कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein, ठीक है। ये सारी चारों कंट्रीज जो हैं टेपा ईएफटीए कंट्रीज हैं। इसमें क्या है कि 15 साल में 100 बिलियन जो इन्वेस्ट करेंगे ये लोग, ठीक है, और 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो ये इनका जो है की पॉइंट है। एनवायरनमेंट के ऊपर देख लो, एनवायरनमेंट में ये है कि यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को का एक प्रोग्राम होता है एमएबी, ठीक है। उस एमएबी के अंतर्गत इन्होंने, हमारे देश में अभी तक 12 बायोस्फीयर रिजर्व थे जो इसका हिस्सा थे, अभी 13वां एक इंक्लूड किया गया है, उसका नाम है कोल डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश में शायद से ये, ठीक है, हिमाचल में। और ये इसमें एक चीज़ और जान लो कि ये जो है ड्यूरिंग द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, 5वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे हुई, हांगजाओ में हुई है, हांगजाओ, आप यहाँ पे देख भी लो। हांगजाओ में 5th वर्ल्ड कांग्रेस हुई बायोस्फीयर रिजर्व की, चाइना में। और उस समय जो है डिसाइड किया गया था, ठीक है, न्यू साइट्स वर एडेड, सेशन अब देखो इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है कि 50 साल हो गए मैप प्रोग्राम के, तो मैप प्रोग्राम के 50 साल हो गए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखोगे कि कोल्ड डेजर्ट को इंक्लूड किया गया, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंक्लूड नहीं है। तो अब जो जो बच रहे हैं ना 13, 5, 18, 5 बच रहे हैं, उनको लर्न कर लो जा करके कि कौन से मैप के पार्ट नहीं है, ठीक है। और जो ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे हुई, हांगजाओ में हुई, चाइना में। और 37th यूनेस्को का सेशन कहाँ पे हुआ, ये कहाँ पे हुआ, ये पेरिस में हुआ था क्या, पेरिस में हुआ था ये, ठीक है, पेरिस में हुआ था ये सेशन 37 जो हुआ पेरिस में हुआ। और जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हुई हांगजाओ चाइना में हुआ, ठीक है। देन यूनेस्को का जो प्रोग्राम था 1971 में शुरू किया गया। अगर 1971 दिखाई पड़ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फेमस क्यों है, क्योंकि रामसार कन्वेंशन 1971 में जो है बेसिकली लाया गया था, ठीक है। आपसे सवाल मैं ये पूछूंगा कि क्या इंडिया रामसार का फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। उदयपुर झील को मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है कि आप देखो, मैं आपको टास्क भी देता हूँ, जितने भी वेटलैंड्स हैं जाकर के सबकी लिस्टिंग क्रिएट करो और देखो कि कौन सा वेटलैंड कहाँ पर है, ठीक है, पहला काम। दूसरा, उदयपुर झील को इसलिए हाईलाइट किया हूँ क्योंकि नाम इसका उदयपुर है, पर ये राजस्थान में नहीं है, बिहार में है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ मैं आपको,
ये जो गोकुल जलाशय है ना, ये गंगा नदी पे है, और उदयपुर झील है ना, ये गंडक नदी में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा? यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ऐसा कि कुंवर लेक जो है उसको पानी किस नदी से मिलता है, ऐसा सवाल था वो। और भी देखो बिहार में कौन कौन से रामसार साइट्स हैं, नागीनट्टी और कबरताल, ये तीनों जो है पांचों वहाँ पर हो गए। देन आईसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये नाबार्ड पेपर में आया था 2025 इन आबू धाबी में जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आईयूसीएन की जो है आयोजित की गई। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ठीक है। इंडिया लॉन्च नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप टू स्ट्रेंथन, एक्चुअली मेरा गला खराब है यार, पता नहीं क्या, डॉक्टर के पास जाकर के दिखाना पड़ेगा मुझे। इंडिया लॉन्च नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप टू स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके पेपर में नहीं आएगा। चलो ठीक है। और देखो ये आईसीएन वर्ल्ड कांग्रेस जो है ना, कंजर्वेशन कांग्रेस, ये हर 4 साल में आयोजित की जाती है। आईसीएन अनाउंस दैट पनामा विल होस्ट द 7th आईसीएन वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया कांग्रेस 2027। तो 2027 की जो कांग्रेस रहेगी, वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज की कांग्रेस, वो पनामा होस्ट करेगा। ठीक है। अब मैंने ये पढ़ा क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि इससे पहले ही सीबीएसई का ये पेपर था शायद से कोई, हाँ पिछले बार का जो पेपर था उसमें कहीं पे क्वेश्चन आया था कि कुल कितने स्पीसीज इंक्लूड हैं रेड डेटा बुक में, ऐसा सवाल आया था। तो वो सवाल आप ऐसे नहीं कर पाएंगे जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। तो देखो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इस समय 1,72,620 स्पीसीज इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वैल्यू मतलब थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो ठीक बात रहेगी। देन 20 ईयर इनका विजन प्लान है, यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ ऑफ 2045। 20 ईयर स्ट्रेटेजिक विजन फॉर यूनाइटेड यूनियन सेट्स आउट आईयूसीएन विजन फॉर अ जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व्स नेचर। ये सब मेंस में आपके काम आएगा, अ जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व्स नेचर। ठीक है, ये बाकी नहीं आएगा। एनवायरमेंट अकाउंटिंग, देखो इन दिनों एक बहुत ही फंडामेंटली एक आइडिया चलता है, वो उस आइडिया को ये कहा जाता है कि अभी तक हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, जीडीपी बेस्ड होती है। जीडीपी मतलब होता है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो और क्या लेवल है उसका। लेकिन उस आइडिया में एक चीज़ और इंटीग्रेट की जा रही है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें नेचर को कितना हद तक हार्म हो रहा है उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। फैक्टर इन करने का मतलब, मान लीजिए आपने कितने पेड़ काटे, कितना नुकसान किया नेचर को, उसकी कॉस्ट भी जोड़ो। ठीक है ना, फाइनल लिस्ट निकालने के लिए। तो अकाउंटिंग के अंतर्गत सारी चीज़ें होती हैं, तो अकाउंटिंग के लिए हमें फ्रेमवर्क चाहिए होगा, तो उसका फ्रेमवर्क का नाम है यूएन सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स, CSEEA फ्रेमवर्क। ठीक है, यूएन सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क। चलो ठीक है। देन 5 नेशनल लेवल प्रोजेक्ट, स्पीसीज कंजर्वेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टेंस। ठीक ठीक ठीक। वाइल्ड लाइफ वीक, इसमें मतलब यही है कि वाइल्ड लाइफ वीक जो होता है वो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में जो है मनाया जाता है। देन ग्लेशियर मॉनिटरिंग स्विट्जरलैंड स्विस कमीशन। ठीक है, लॉस 3% टोटल आइस मास। अब हर जगह जो है आइस लॉस हो रहा है, इसको याद क्यों करोगे? GS3 के पेपर में आंसर लिखने के लिए याद करेंगे कि स्विस ग्लेशियर ने 3% टोटल आइस अपनी जो है लूज़ कर दी है। इसी के संदर्भ में आपको ये पता होना चाहिए वो पहला ग्लेशियर कौन सा है जिसको डेड घोषित किया गया। देन अभी अपना पड़ोसी देश भूटान या फिर नेपाल, वहाँ पर एक ग्लेशियर को डेड घोषित किया गया, बताओ उसका नाम क्या है? ये सारे आर्टिकल्स हैं, मैं आर्टिकल्स नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये मतलब मेंस के लिए होते हैं और पर्सनल पर्पस के लिए होते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं वो करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो अपना एजुकेशन वाला टॉपिक रहता है, उस टॉपिक में आपको इतनी बातें तो मतलब मिनिमम आपको पता ही होनी चाहिए 100%। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया था, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। देन नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ये पूछा नहीं जाएगा, मैंने भी पहली बार पढ़ा इसको। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल पे गर्ल्स की एजुकेशन के लिए 2003 में प्रोग्राम आया था। मतलब क्या हुआ, सर्व शिक्षा अभियान के जस्ट बाद आया था। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। देन नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। गर्ल्स का क्या होता है कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही जो है जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाती है वो लोग कई दफ़ा छोड़ देते हैं किसी कारणवश, तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए
कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक तो पहुँचे वो कम से कम। गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 2008 में जो है आया। तो सेकेंडरी एजुकेशन 2008, एलिमेंट्री एजुकेशन 2003, सर्व शिक्षा अभियान 2001। देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA इसको कहा जाता है, 2009 में आया। 2009 में और कौन सा आया? RTE एक्ट आया था। देन मिड डे मील योजना सबसे फेमस योजना है, उसको 1995 में आया। अभी इसमें वर्तमान इसका नाम पोषण रख दिया है, PM पोषण रख दिया है, ठीक है। देन और कुछ है, और भी कुछ है इसमें। देखो कई दफ़ा ये वैसे मैं नहीं करता हूँ, लेकिन तुम लोगों का असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर इसलिए मैं करवा रहा हूँ इसको, कि टॉप 30 जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमें टॉप प्रोडक्ट्स कौन से ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, आइडिया होना चाहिए इसका। तो इंजीनियरिंग गुड्स जो होते हैं ये हमारे टॉप हमारा एक्सपोर्ट है, इंजीनियरिंग गुड्स। दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो पहला इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारे टॉप एक्सपोर्ट्स हैं। देन इम्पोर्ट की कैटेगरी में देखो, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, ये टॉप हमारा इम्पोर्ट है। देन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्पोर्ट हमारा सेकंड इम्पोर्ट है, मतलब सेकंड हाईएस्ट। देन मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। बस इतना याद रखो कि इंजीनियरिंग गुड्स टॉप पे है। इसको मैं कहीं गलत करके आया था, मुझे याद है कि पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। देन वर्ल्ड पैनोरमा, वर्ल्ड पैनोरमा में इसको मैं इसलिए करवाना चाहता हूँ क्योंकि पिछली बार उन्होंने आयोरा पूछा था, IORA। इस बार मुझे लगता है बिम्स्टेक या फिर आसियान पूछना चाहिए, दोनों में से एक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग बिम्स्टेक देख लेते हैं। पहली बात यह है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? 1997 में की गई। बिम्स्टेक जो है किस उसको कहा जाता है डिक्लेरेशन या फिर कन्वेंशन। किस कन्वेंशन या डिक्लेरेशन से इम्प्लीमेंट हुआ? उसको कहा जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर अपन को ये पता होना चाहिए बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं। तो ये हमारा इंडिया है पूरा हाथ। तो इंडिया में श्रीलंका नीचे हो गया 1, भूटान नेपाल 3 हो गए, बांग्लादेश 4, इंडिया 5 हो गए। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश हैं, म्यांमार है और थाईलैंड है। ये सातों मिलकर के बिम्स्टेक बनाते हैं। तो हमने क्या जान लिया? स्थापना जान ली, 5-7 तो देश जान लिए, बैंकॉक डिक्लेरेशन जान लिया, और कुछ है इंपॉर्टेंट? देन बिम्स्टेक की जो है समिट की जो थीम है ना, ये जो समिट है ये 6वीं बिम्स्टेक समिट है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया। देन 6th बिम्स्टेक समिट वाज हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड, 4 अप्रैल 2025। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की 6वीं समिट। अब देखो 6वीं समिट हो पाई है, तो 1997 में बनाया गया। इसका मतलब क्या है कि बॉडी इज़ नॉट मीटिंग रेगुलरली, ठीक है, यही ना मतलब हुआ। तो इसकी थीम आप देख लो, थीम ऑफ द समिट वाज प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक, यानी PRO बिम्स्टेक, प्रॉस्परस, रिजिलियंस, ओपन बिम्स्टेक, ठीक है। चलो बढ़िया। देन ये सब आएगा नहीं, ठीक है, मैंने बस देख लिया था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है। साइक्लोन शक्ति जान लो, साइक्लोन शक्ति एक और भी साइक्लोन है, लेकिन चूंकि ये अरेबियन सी में आया इसलिए हम लोग इसको देख ले रहे हैं। साइक्लोन शक्ति जो है अरेबियन सी में जो है उठा था, और साइक्लोन शक्ति का नामकरण किसने किया था? द्वारका शक्ति, हाँ, इसको श्रीलंका ने जो है नामकरण किया था शक्ति का, साइक्लोन शक्ति का। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो पेपर में अपने नहीं आएंगी वो, जैसे कि 7 नई जो साइट्स हैं उनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। बस इतना ही है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस PDF में अपने एग्ज़ाम भर का जो है कंटेंट कर लिया है। बाकी आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप जो है पढ़ सकते हो जा कर के। 1-2 चीज़ें और देख लो जो कि एग्ज़ाम वर्दी हैं। देखो 22 मार्च को मनाया जाता है पानी दिवस, वाटर डे। तो 23 मार्च है, उस दिन को ग्लेशियर डे मनाया जाता है। ये मैं आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो ग्लेशियर के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई या फिर जो भी मीटिंग हुई वो ताजिकिस्तान में हुई, ताजिकिस्तान प्रिजर्वेशन इन दुशानबे। अब कैसे याद रखोगे? जो ग्लेशियर है ना वो ताज़ी चीज़ है, ताज़ा पानी, तो ताज़ा पानी ताजिकिस्तान, ठीक है, ऐसे याद रखो। और इसी जगह में मैं हमेशा याद दिलाता हूँ कि SCO का एक कंट्री है जो कि सेंट्रल एशियन रीजन में मेंबर नहीं, उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। याद कैसे रखोगे? जो टर्क लोग थे ना उन्होंने इन्वेजन किया था, ठीक है। वो किसी के जो है अलायंस में नहीं थे, उनके अंदर खुद में इतना बल था कि वो जाकर के अटैक कर लेते थे, सारा जो भी करना होता था। तो जो ये तुर्कमेनिस्तान है ना ये SCO का मेंबर नहीं है, बस ये याद रखना है। और ताजिकिस्तान में ग्लेशियर जो है
कॉन्फ्रेंस हुआ है, ग्लेशियर को कॉन्फ्रेंस जो है यूनेस्को WMO के साथ मिल करके इसका कॉन्फ्रेंस हुआ। देन ये वाली रिपोर्ट देख लो, ये भी किसी एक पेपर में पूछी गई थी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है CGWB, ये एक रिपोर्ट लेकर आया है जिसका नाम है एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इनकी एक रिपोर्ट है। देन CPCB की एक दूसरी रिपोर्ट है जिसमें पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच PRS कहा जाता है, पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच, उसके ऊपर इन्होंने जानकारी दी और उन्होंने ये बताया कि कुछ जो स्ट्रेच रिड्यूस हुआ है, बहुत कमी हुआ है भाई, कोई वर्क नहीं हुआ है। 807 पहले 815 था, अभी 807 हो गया है, ठीक है। ये सब नहीं आएगा पेपर में। हंगेरियन स्कारबरो, कोको आइलैंड, अब ये जो चीज़ें हैं ये सब जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत होती हैं, ठीक है, कि टोंगा आइलैंड कहाँ है साउथ पैसिफिक में। बट एज सच एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, फ्रिक्वेंटली नहीं पूछी जाती। बस ये है कि जनरल अवेयरनेस के लिए इंसान जो है इनको पढ़ लेता है। जैसे मैंने जो पढ़ा है, बैटरी मेरी लो हो गई, चलो कोई नहीं। तो हम ये जो है वीडियो कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि ये जो है आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी। ये मैगज़ीन हम लोगों ने पूरी दिसंबर की कर ली, जो हमारे जानकारी जितना हमारे लिए ज़रूरी है हमने उतना कर लिया है। बाकी आपको और करनी होगी तो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और इसके साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो। कोई दिक्कत होगी, देखो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, I'm वेरी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मैं आप लोगों की तरह एवरेज पर्सन हूँ, मुझे बिल्कुल ज़्यादा नहीं आता। और बस यही है कि फिर भी जो चीज़ मुझे आती हैं, जो चीज़ें मैं करवा सकता हूँ आप लोगों के लिए करवा दूँगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, कोई मुश्किल हो आप बात करो, मैसेज कर दो टेक्स्ट में उसमें, और वो हम लोग करेंगे। एक और जो है मेरे मन में एक प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर वो ये है कि मैं आप लोगों सबके लिए एक रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ फ्री में। मतलब अब मैं नहीं कहूँगा फ्री में है, बट मान के चलो कि मैं, ये मेरा एफर्ट है। अब देखता हूँ कि कॉस्ट कितनी लग रही है, उसको मैं कैसे मैनेज करता हूँ। कॉस्ट का हम लोग बाद में देखेंगे। उम्मीद रहेगी कि मैं अपनी तरफ से अपना पैसा लगा दूँ, लेकिन आप लोगों को ना लगवाऊँ, ऐसा मेरी उम्मीद रहेगी, ठीक है। बट देखते हैं कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोजेक्ट ये है कि मैं आप सबके लिए ऑल इंडिया PYQ रिपोजिटरी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें क्या रहेगा कि जो पेपर आप लोग देते जाते हो, जैसे कि अभी हाल के दिनों में कौन से पेपर हुए, KVS NVS का पेपर आज हुआ है 11 तारीख को, कल हुआ था PRT का पेपर। तो ये जो पेपर आप दे करके आते हो, उसकी साफ़ सुथरी PDF बना करके आप मुझको upsc021family@gmail.com पे मेल कर दिया करो। ये सारा जो भी आप PDF भेजोगे मुझे, मैं अपना उसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगा, साफ़ सुथरी PDF, क्लीन PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता है कि बाकी कोचिंग वाले, इतने बड़े बड़े कोचिंग वाले हो गए हैं ना, कि प्रचार इतना कर देते हैं भाई, बच्चों को साफ़ सुथरी PDF दो पढ़ने के लिए। ये मेरा अप्रोच है। तो आप लोग जो भी पेपर दे करके आते हो, किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी स्टेट का, किसी भी एग्ज़ाम का नाम, उस एग्ज़ाम का नाम और वो एग्ज़ाम का पेपर कब हुआ, वो डेट, ये 7 में करके आप लोग मेल कर दिया करो। मेल करोगे कैसे, स्कैन कैसे करोगे? स्कैन करने के बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन एक ऐप है उसका नाम है डॉक स्कैनर, आप उससे स्कैन कर सकते हो। आप ये सब चीज़ें भेजना शुरू करो और मैं इसका जो है व्यवस्था बना रहा हूँ, ताकि आप सबको फ्री में, उम्मीद है कि फ्री में ही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जो पैसा लगेगा मैं लगा दूंगा अपना, जितना लग पाएगा, क्योंकि उसमें क्लाउड स्टोरेज चाहिए होता है ना, तो पैसा वगैरह सब खर्च होगा। बट देखते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल के लिए ये है कि आप लोग जो भी पेपर दो, आप उसको जो है मेल कर दिया करो upsc021family@gmail.com पे, ठीक है। तो हम लोग जो है उस प्रोजेक्ट को पब्लिक के लिए बनाएंगे, पब्लिक रेपो बनाए रहे हैं, ठीक है, सबके लिए हो जाएगा वो। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आज तो पूरा दिन मेरा इसी तुम में लग गया, मैं सुबह 4 बजे उठा था, कल से कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। चलो फाइनली हो गई है ये, तो मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद।